Yes, guys, very good morning. So, our today's topic of discussion is mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. Okay. How do muscle contract? मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है? बेसिकली ये जो फिनोमेना है, इट इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट theory which was given in 1954. कब दिया गया था जिसको? 1954 में. कुछ साइंटिस्ट थे, है ना, कुछ साइंटिस्ट की टीम थी, अलग अलग लोगों की, वो काम कर रहे थे. मेनली 4 साइंटिस्ट का नाम इसमें पढ़ते हैं हम लोग, है ना. ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए. थ्योरी किसने दी है, कभी कभार शायद पूछा जा सकता है. पहले जो साइंटिस्ट थे, देयर इज AF हक्सले एंड इनके साथ जो साइंटिस्ट थे दूसरे वाले, वो कौन से थे? रैल्फ नीडरकर. है ना. और 2 और साइंटिस्ट थे, है ना, जिसका नाम क्या था? जीन हैंसन. जीन हैंसन एंड ये भी हक्सले थे. इनका नाम था HE हक्सले. ये 4 साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया था, जिससे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द ईयर 1954. क्लियर? एज पर दिस थ्योरी, एज पर द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, व्हाट दे हैव एक्सप्लेन, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट. हाउ डू मसल कॉन्ट्रैक्ट? मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिन की. दैट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन. क्लियर है गाइस? यानी इन्होंने बताया था जो थिन फिलामेंट है एक्टिन, दैट स्लाइड ओवर मायोसिन. मायोसिन के ओवर वो क्या करता है? स्लाइड करता है. जिस तरीके से जो सार्कोमेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना. अगर अपन एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर देखें सार्कोमेयर का, मैं आपको, और हम एक रफ डायग्राम देखें सार्कोमेयर का. इसके सेंटर में क्या होता है? हमारे पास मायोसिन फिलामेंट होता है. ठीक है भाई, सेंटर में क्या होता है? मायोसिन फिलामेंट होता है. और ये इस तरीके से क्या होता है हमारे पास? एक्टिन फिलामेंट होता है.
तरीके से क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में स्लाइड करते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और जैसे ये स्लाइड करते हैं, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, तो ये लाइन जो है, जिसको हम लोग जिगजैग लाइन या फिर इन शॉर्ट हम लोग जेड लाइन बोल देते हैं। इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, जेड लाइन। लास्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द सार्कोमेर। यानी ये जो डिस्टेंस है, रफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन, इट इज रेफर्ड एज सार्कोमेर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेर बोलते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई एक्टिन यानी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, ये हमको टॉपिक में अपने डिस्कस करना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, भाई एक्टिन फिलामेंट है क्या। उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे किसके बारे में, मायोसिन फिलामेंट के बारे में, व्हाट इज एक्चुअली द मायोसिन फिलामेंट। क्लियर। इनिशियल में हम क्या, हमारा क्या बनता है, थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सही। ने क्या बात की है, एक्टिन और मायोसिन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बोथ आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ये एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब एक्टिन कैसे बनता है, छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। छोटे छोटे से क्या होते हैं, ऐसे ये ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर या फिर जी एक्टिन। क्या बोलते हैं इनको, ग्लोबुलर या फिर जी एक्टिन। ठीक है, ये ग्लोबुलर एक्टिन या जी एक्टिन मोनोमर है। मोनोमेरिक फॉर्म क्या है, जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो स्ट्रक्चर है आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं। बहुत सारे ग्लोब्यूल्स एक साथ बाइंड करके कुछ इस तरीके से एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस या फिर एफ एक्टिन। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंटस या फिर एफ एक्टिन। दिस इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म, इज दैट क्लियर बेटा, इतना क्लियर है। मोनोमर और पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज मोनोमर। भाई मोनोमर वो यूनिट है जिसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करेंगे। मोनोमर ये है, इसको हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते गए तो हमने एक क्या फॉर्म कर लिया, पॉलीमर फॉर्म कर लिया। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, आसपास अपनी दीवार को देख रहे होंगे, दीवार किससे मिलके बनी है, ईंट से मिलके, ब्रिक से मिलके बनी है। तो दैट ब्रिक इज अ मोनोमर। हमने ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ईंट के ऊपर ईंट रखते गए, पूरी दीवार बना दी, तो दैट दीवार इज पॉलीमेरिक फॉर्म। वैसे ही जो मोनोमेरिक फॉर्म है, ग्लोबुलर एक्टिन है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये फैसिलिटेट करता है जो आयन, कौन सा आयन फैसिलिटेट करता है, मैग्नीशियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से आयन है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव ऑलवेज टू कैल्शियम आयन एंड सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है मैग्नीशियम आयन को बेटा। इज दैट क्लियर? यस, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है कैल्शियम को। कैल्शियम कैसे हेल्प करता है? मेन आयन जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा दैट इज कैल्शियम। मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है? जी एक्टिन को एफ एक्टिन में कन्वर्ट करता है, यानी पॉलीमराइजेशन करता है। इस तरीके से हमारा एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहां तक हमारा फिलामेंट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये फिलामेंटस एक्टिन है, दे आर हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। कैसे होते हैं ये? हेलिकली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं? हेलिकली बाउंड होते हैं। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा रफली बना के, ये एक फिलामेंट हो गया है ना, एफ एक्टिन। ये लो हमारा दूसरा फिलामेंट हो गया, है ना। ये आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके साथ, इस एफ एक्टिन के साथ दो और प्रोटीन काम करती हैं, दो और प्रोटीन होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं? दो रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं जिसका नाम क्या है? देखो बेटा, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर और होता है जो इस एफ एक्टिन के अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होता है। एफ एक्टिन के अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होता है, जो मैं रेड कलर में आपको बना के दिखा रहा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोमायोसिन, है ना। और ये जो व्हाइट कलर में है दैट इज एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस। क्लियर? तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है अलोंग द लेंथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब व्हाट डज दिस डू? क्या करता है ट्रोपोमायोसिन? ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फिलामेंटस एक्टिन है, इसमें क्या होता है? मायोसिन के बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती हैं? ये मायोसिन बाइंडिंग या फिर इंटरेक्टिंग साइट, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में मायोसिन आके इसके साथ बाइंड ना कर जाए, इसीलिए इन एक्टिव साइट को कवर करके रखने का काम होता है, वो कौन करता है? आपका ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? ऐसा मान सकते हैं, वैसे तो फिलामेंटस है बट हमने माना कि भाई चलो ठीक है, समझने के लिए समझ लेते हैं कि ये अगर हमारा हो गया क्या है? फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। ये मान लेते हैं, ये मेरा हाथ है, आपको समझने में आसानी होगी। दिस इज व्हाट? फिलामेंटस एक्टिन। ये जो आपको टैटू दिखाई दे रहा होगा, दिस इज एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। इसको कवर करके रखता है जो प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायो। क्लियर? अब ये ट्रोपोमायोसिन इसको, एक्टिव साइट को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से कवर करके रखे, अपनी कंफर्मेशन मेंटेन करके रखे, भाई यहां वहां ना हो जाए ताकि एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाए। इसीलिए इसको ठीक पोजीशन में रखने के लिए एक और रेगुलेटरी प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है, दैट इज ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं इसको?
ट्रोपोनिन बेटा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होता है ऑन ट्रोपोमायोसिन, है ना। ट्रोपोनिन कहां प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट होता है। ये रेड कलर से मैंने दिखाया ना ट्रोपोमायोसिन, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा दिखा देता हूं, पिंक कलर से दिखा देता हूं। इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये लो भाई, मैंने इसको ट्राइमेरिक प्रोटीन को दिखा दिया है एट रेगुलर इंटरवल्स। ये लो यहां पे भी मैंने दिखा दिया है ट्राइमेरिक प्रोटीन, है ना। दिस इज व्हाट आपका ट्रोपोनिन है, ठीक है। ट्रोपोनिन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक है, क्लियर। ट्राइमेरिक प्रोटीन, ट्राइमेरिक मतलब इसके 3 सब यूनिट होंगे। कितने सब यूनिट होंगे? 3 सब यूनिट होंगे। कौन कौन से सब यूनिट होंगे? 3 टीपी, टीपीआई, टीपीसी और टीपीटी, ये 3 सब यूनिट होंगे। टीपीआई का एक्शन इनहिबिटरी है, क्लियर। इज इट विजिबल? यस। कैसी इनहिबिटरी है? यानी जिस टाइम पे ये बाइंड किया रहेगा उस टाइम पे ये एक्टिन फिलामेंट को रोक के रखेगा, है ना। मायोसिन को इसके साथ क्या नहीं करने देगा? बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज इनहिबिटरी। और जो टीपीसी है ये रोल प्ले करता है, इसके साथ बाइंड करता है कैल्शियम आयन। इसके साथ कौन बाइंड करेगा? टीपीसी के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। टीपीटी ये जो फिलामेंट है ना ट्रोपोमायोसिन, इसको होल्ड करके रखता है। ट्रोपोमायोसिन को क्या करके रखता है? टीपीटी होल्ड करके रखता है। तो ये क्या है? आपका ट्राइमेरिक प्रोटीन है, क्लियर। एक्टिन मायोसिन बोथ आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बट troponin and tropomyosin they both are regulatory protein। ये कैसी हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। ये दोनों कैसी हैं बेटा? रेगुलेटरी प्रोटीन से, क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या है? एक्टिन फिलामेंट। ये अपन ने किसके बारे में बात किया अभी? एक्टिन फिलामेंट के बारे में, ठीक है सर। क्या बात किया हमने? सर इसमें पहले तो जी एक्टिन होता है, ग्लोबुलर एक्टिन होता है, ठीक है सर, होता है। फिर ये पॉलीमराइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है सर, हो जाता है। फिर अलोंग द लेंथ इसके ऊपर एक और फिलामेंट इसको कवर करता है जिसकी 2 यूनिट होती हैं। क्या नाम है उसका? ट्रोपोमायोसिन नाम है उसका। क्यों करता है सर कवर इसको? इसीलिए करता है ताकि जो इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट है, वो कवर करके रख पाए। और इसको अपने पोजीशन पे होल्ड करने के लिए एक और ट्राइमेरिक प्रोटीन है जो ऊपर से आके इसको अटैच कराता है, अटैच कराए रखता है, इसकी पोजीशन में अपने बनाए रखता है। दैट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अरेंज है एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लेंथ। इज दैट क्लियर? 3 सब यूनिट है, टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई। टीपीआई का नेचर क्या है? इनहिबिटरी नेचर है, मायोसिन को एक्टिन के ऊपर बाइंड नहीं करने देगा। टीपीटी का काम क्या है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बाइंड कराएगा,
क्लियर। टीपीसी का नेचर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन के बाइंड करने में हेल्प कौन करता है, कैल्शियम आयन आएगा अभी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मेन रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन आएगा तो वो किसके ऊपर बाइंड करेगा, टीपीसी के ऊपर बाइंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताऊंगा काम आएगा, ये याद रखना इतनी चीजों के। नेक्स्ट जो अपन बात कर लेते दैट इज मायोसिन। दिस एक्टिन फिलामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड थिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट की बात कर लेते, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थिक फिलामेंट। मायोसिन it is also called thick filament। एक्टिन फिलामेंट के यूनिट के बारे में हमने देख लिया था ना, दो हेलिकली क्वाइल फिलामेंटस एक्टिन थी, दो ट्रोपोमायोसिन थी और रेगुलर इंटरवल्स पे क्या अरेंज थी हमारा, ट्रोपोनिन ट्राइमेरिक प्रोटीन। इसकी अगर अपन बात करें मायोसिन थिक फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना। हाँ, दो तो इसमें क्या रहता है, हैवी चेन्स रहता है, ये लो ठीक है। ये ग्लोबुलर हेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर हेड है एंड दिस इज द टेल पार्ट। ये जो रीजन है टेल रीजन, दिस इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन। सर व्हाट इज दिस मीरोमायोसिन। जैसे अपन ने फिलामेंटस एक्टिन में एक मोनोमर की बात किया था ना जी एक्टिन, वैसे ही मायोसिन भी क्या है, ये क्या है भाई, पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर है वही मोनोमर क्या है, मीरो मायोसिन। यही मोनोमर क्या है, मीरो मायोसिन। ये जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोमर मीरोमायोसिन, जिसमें जो टेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन, LMM इन शॉर्ट लिखा जाता है टेल पार्ट। उसके बाद जो ये रीजन है इसको शॉर्ट आर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट आर्म, ठीक है। एंड दिस पार्ट दिस इज हेड रीजन। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, हेड रीजन। कंबाइनली शॉर्ट आर्म एंड हेड रीजन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। भाई हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के अपन क्या बोल रहे हैं, क्रॉस आर्म या फिर हैवी मीरो मायोसिन, या फिर क्या बोल रहे हैं अपन, हैवी मीरो मायोसिन। क्लियर है क्या, ये मीरोमायोसिन सब यूनिट हैं। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 300 यूनिट्स मिलके फॉर्म करता है पॉलीमर कॉल्ड मायोसिन। कितने यूनिट, अप्रोक्सीमेटली 300 यूनिट। 300 मोनोमर मिलके हमारा क्या बनाता है, मायोसिन बनाता है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंटली यहां पे आपको देख लेना पड़ेगा, ये जो हेड रीजन है ना, ये एटीपेस एंजाइम की तरह काम करता है। दिस हेड रीजन एक्ट एज
एटीपेस एंजाइम। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, एस वर्ड आ गया जहां पे पीछे बहुत पुरानी हो गई है ये बात, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे के नहीं बताता हूं। जहां पे वर्ड एस आ गया दैट सिंपली मीन कि वो क्या है, एंजाइम है जो ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, अपने आगे वाले को ब्रेक करेगा, यानी एटीपी एस लिखा है यानी एटीपी को ब्रेक करेगा। तो ये जो हेड रीजन है इट बिहेव एज एटीपेस एंजाइम। इज दैट क्लियर? और अपन ने देखा था एक्टिन के ऊपर मायोसिन एक्टिव साइट थी, मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट एक्टिन के ऊपर। ये मायोसिन है, मीरोमायोसिन, इसके ऊपर भी एक्टिव साइट रहेगी। कौन सी? इसको किसके साथ बाइंड करना है? एक्टिन के साथ। तो इसके पास भी एक्टिव साइट रहेगी। कौन सी एक्टिव साइट? एक्टिन इंटरएक्टिंग साइट या फिर एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, या फिर मैं इसको नोट कर देता हूं, ठीक है। हाँ। ये जो एक्टिव साइट हैं ये जो एक्टिव साइट है हमारे पास दिस, ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग। व्हाट इज दिस? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के साथ ये हेड रीजन क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है, याद रखना, अभी कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा। और इसके पास एक और साइट होती है ना? हाँ, एक और साइट होती है इसके पास जिसको अपन बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। यहां आके क्या करेगा? एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग। क्लियर? ठीक है, इसके पास क्या रहेगा हमारा? एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट रहेगी और एक्टिन बाइंडिंग साइट रहेगी। और ये पूरा हेड रीजन है, इसके पास खुद के पास क्या है? एटीपेस एंजाइमिक एक्टिविटी है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा क्या है? एक मोनोमर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली ऐसे 300 मोनोमर एक साथ मिलके हमारा मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, क्लियर बेटा? ये हमारा स्ट्रक्चर है। साइट याद रखना। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखना। अब अपन अच्छा, एक और चीज ये मैंने आपको बताया था ना, इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये 2 तो हैवी चेन्स हो गई, इसके साथ 4 लाइट चेन्स और प्रेजेंट होती हैं, है ना? इसके साथ 4 लाइट चेन्स और प्रेजेंट होती हैं, जिसको मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूं। 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो क्या है? 2 हैवी चेन्स प्लस 4 लाइट चेन्स। 4 + 2 हमारा कितना हो गया? ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गया। डन डना डन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या था कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड
ओवर मायोसिन फिलामेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मायोसिन फिलामेंट। ऊपर वाला जो ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में दैट इज एक्टिन फिलामेंट। दोनों के स्ट्रक्चर हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, इज इट विजिबल? यस। अब आपने देखा कि जो मायोसिन का मोनोमर है मीरोमायोसिन, इसमें ग्लोबुलर हेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर भी क्या होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं, और मायोसिन के ऊपर भी क्या होते हैं, एक्टिव साइट, और एक्टिन के ऊपर भी एक्टिव साइट होते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है? द फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, सिग्नल हमारा कौन भेजता है भाई? सिग्नल जनरेट हुआ है ना, जैसे ही सिग्नल आया हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा। कौन सिग्नल भेजेगा भाई? हमारा यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया, अब लेके कौन आएगा सर? न्यूरॉन लेके आएगा। आपको पता होगा जो कमांड लेके आती हैं दैट इज कौन सी न्यूरॉन होती हैं? मोटर न्यूरॉन होती हैं। ओ एन है ना, कौन सी न्यूरॉन होती हैं? मोटर न्यूरॉन होती है। क्लियर? सेंस लेके जाता है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। तो यहां पे कमांड लेके कौन आया? मोटर न्यूरॉन। और थोड़ा सा आपको डेप्थ में याद रखना हो तो मैं आपको बता देता हूं, अल्फा मोटर न्यूरॉन। कौन सिग्नल लेके आता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया। एक न्यूरॉन का तो क्या है, नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में। तो पहले न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास किया, दूसरे न्यूरॉन ने तीसरे सिग्नल को पास किया, तीसरे न्यूरॉन ने चौथे न्यूरॉन को पास किया, चौथे न्यूरॉन ने ये कमांड पांचवें न्यूरॉन को पास किया। ठीक है, मोटर न्यूरॉन को ना। अब जो लास्ट न्यूरॉन था जो हमारा किसके साथ अटैच था? मसल सेल के साथ अटैच था। किसके साथ अटैच था? मसल सेल के साथ अटैच था। मान लेते हैं ये लो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा मसल सेल है, इसके साथ अटैच था। ठीक है, तो यहां पे मोटर न्यूरॉन एंड हो गई कि नहीं हो गई सर? एंड हो गई। इसीलिए इस देखो ये न्यूरॉन है लास्ट मोटर न्यूरॉन, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको मसल का। इसीलिए इस जंक्शन को बोला जाता है जहां पे मोटर न्यूरॉन एंड कर जाती है, मोटर एंड प्लेट। पहली बात याद रखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको? मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मसल सेल। क्या है ये? मसल सेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको? मोटर एंड प्लेट। अब है तो ये न्यूरॉन, ठीक है सर, न्यूरॉन है, ये क्या है? मसल है। दोनों सर यहां पे जंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? जंक्शन बना रहे हैं। कौन सर? कौन बना रहा है जंक्शन? न्यूरो और मसल। इसीलिए इसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। यानी आज के बाद आप ये चीज याद रखेंगे, दो नाम से इसको बुलाया जा सकता है, दैट इज मोटर एंड प्लेट। क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन एंड कर रही है, एंड द सेकंड वन इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है क्या? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। एक और वर्ड आपकी एनसीईआरटी लिखती है, क्या? मोटर यूनिट। क्या वर्ड लिखती है? मोटर यूनिट। अब ये एक सेल है मान लो,
ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक और सेल है, ऐसे ही एक और तीसरी सेल भी है, और न्यूरॉन्स ही मान लो इसको भी सिग्नल दे रही है, इसको भी सिग्नल दे रही है। एक साथ एक न्यूरॉन या तो एक को या जितने भी सेल्स को एक साथ स्टिमुलेट करती है उसको अपन बोलते हैं मोटर यूनिट। यानी एक न्यूरॉन जितने भी मस्कुलर सेल को स्टिमुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि मोटर यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोटर यूनिट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, देखो यहां पे अब एक न्यूरॉन है, ये लो, ये क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन ने जैसे ही सिग्नल आया, न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा था, है ना। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में सिग्नल लेके आता है और न्यूरॉन जंक्शन बना रहा था ना, किसके साथ बना रहा था भाई? सर मसल सेल के साथ बना रहा था जंक्शन। ये लो, ये मैंने यहां पे आपको एक मसल फाइबर ठीक है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, यहां पे आने के बाद इस न्यूरॉन ने क्या किए? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए। क्या रिलीज किए भैया? न्यूरो ट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया कौन सा? ACH, दैट इज एसिटाइल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। अब ये अगर मसल सेल है या मसल फाइबर है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ये क्या है? सार्कोलेमा। मसल के लिए हम सार्को वर्ड का यूज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा दैट इज सार्कोप्लाज्म। क्लियर? तो जैसे ये ACH आता है एसिटाइल कोलिन और ये सार्कोलेमा के ऊपर एक्ट करता है। क्लियर? इसके ऊपर ये जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जाता है इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली जो एक्शन पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का दैट इज माइनस अप्रोक्सीमेटली बात करें -70 मिली वोल्ट होता है। क्लियर? जैसे ही ACH आया इसके कांटेक्ट में आया तुरंत क्या होगा? ECF में जो आयन होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो आयन होता है, कौन सा आयन होता है? सोडियम आयन होता है मैक्सिमम। ICF में जो आयन होता है कौन सा आयन होता है? पोटेशियम आयन होता है। जैसे ही ये टच में आएगा ACH इसको टच करेगा, हाईली परमिएबल हो जाएगी ये मेम्ब्रेन। किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन के लिए क्या हो जाएगी? हाईली परमिएबल। सोडियम आयन जैसे अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा तो भैया बाहर की तरफ ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर ये पॉजिटिव आयन बढ़ेगा जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब डीपोलराइजेशन होगा ना तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है लगभग -55 मिली वोल्ट तक, है ना। 50 से 55, कुछ किताबें 45 भी लिखती हैं अप्रोक्सीमेटली। मेम्ब्रेन का क्या होगा भैया? डीपोलराइजेशन। ठीक है, एक और चीज यहां आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो सार्कोलेमा है
ये जो सार्कोलेमा है ना, इसमें इन्वेजिनेशंस होते, ठीक है, ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस होते हैं, जिसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या फिर टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन? टी ट्यूब्यूल, है ना। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल होता है ट्रांसवर्स, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल? अलोंग द लेंथ। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल मींस परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ठीक है क्या? इतनी बात क्लियर है। अब इसी के अंदर, सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम मसल में क्या बोलने लगते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें एबंडेंट में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं एबंडेंट में? कैल्शियम आयन। डन। जैसे ही ECS ने इस मेम्ब्रेन को टच किया, इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, और इस टी ट्यूब्यूल की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? इस टी ट्यूब्यूल की बात करें, तो बेटा इस टी ट्यूब्यूल, ये टी ट्यूब्यूल में देखो वोल्टेज सेंसिटिव गेट्स होते हैं, है ना। ये किसके लिए सेंसिटिव होती है मेम्ब्रेन? वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहां पे भी एक वोल्टेज सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इस टी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन में वोल्टेज सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं DHR चैनल। क्या बोलते हैं इसको? DHR चैनल, यानी डाई हाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर। क्या है इसका फुल फॉर्म? डाई हाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर। ठीक है। इसका काम क्या रहता है? यहां पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यानी जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर भी क्या होता है? एक चैनल प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस चैनल को अपन क्या बोलते हैं भैया? राइनोडिन चैनल। ये लो, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? राइनोडिन चैनल। यहां तक बात क्लियर है क्या? ठीक है। ये DHR का काम क्या होता है? ये इस गेट को बंद करके रखता है। ठीक है। अब ये DHR क्या? इट इज वोल्टेज सेंसिटिव है। जैसे ही इसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी डीपोलराइजेशन होगा, ये तुरंत क्या करेगा भैया? इस चैनल को ओपन कर देगा, खोल देगा। जैसे ही ये चैनल ओपन होगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन को रिलीज करने लगेगा। यानी अब सार्कोप्लाज्म में कौन सा आयन बढ़ गया है? कैल्शियम आयन बढ़ गया है। ध्यान से सुनते जाना भैया, काम शुरू हो गया है अपना। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो आयन रिक्वायर्ड था, वो आयन अब हमारे पास आ गया है। कौन सा आयन? कैल्शियम आयन आ गया। यही कैल्शियम आयन जाएगा और ट्राइमेरिक प्रोटीन जो थी, कौन सी? उसका जो सब यूनिट था, कौन सा? TPC। ट्राइमेरिक प्रोटीन कौन सी थी? ट्रोपोनिन। अच्छा सर अभी याद आया। अच्छा सर, ट्रोपोनिन क्या करती थी?
ट्रोपोनिन बेटा ट्रोपोमायोसिन को होल्ड करती थी सर। ट्रोपोमायोसिन को होल्ड क्यों करती थी? ट्रोपोमायोसिन को होल्ड इसीलिए करती थी क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने ही फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उन मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा था। अब ये कैल्शियम जाएगा, सब यूनिट के साथ अटैच होगा। कैल्शियम आ गया कि नहीं आ गया सार्कोप्लाज्म में? इतना बताओ पहले। आ गया? अब आगे देखो नेक्स्ट। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है। कैल्शियम आ गया, इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको और प्रोसेस बता दूं इसका। यही डायग्राम देखो अपना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या आ गया? साइटोप्लाज्म में क्या आ गया था सर? साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आ गया था। क्या आ गया था सर? कैल्शियम आयन आ गया था। ये लो सर, कैल्शियम आयन आ गया था सर, कैल्शियम आयन आ गया था। कैल्शियम आयन क्या करेगा? ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैं एक ही पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज टीपीसी। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दे रहा है। इसका मतलब बेटा आपके पास आंखें हैं, ठीक है। टीपीसी के पास ये कैल्शियम आएगा और इस टीपीसी के साथ बाइंड करेगा। ये टीपीसी के साथ जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। क्या होगा बेटा? इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ये मानो ट्राइमेरिक प्रोटीन मेरा हाथ, ठीक है। देखो इधर मैं आपको दिखाऊं, ये क्या है आपका? एक्टिन फिलामेंट है। ये क्या है? टैटू दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है बेटा? ये मायोसिन एक्टिव साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट है, जिसको कवर करके रखता था हमारा ट्रोपो मायोसिन। ये वाला हाथ क्या है मेरा? ट्रोपो मायोसिन। ये लो भैया, कवर कर लिया क्या? यस सर कर लिया। अब इसके ऊपर होल्ड करके रखता था एक ट्राइमेरिक प्रोटीन। ये लो, इस ट्राइमेरिक प्रोटीन का ये वाला पार्ट, ये वाला उंगली जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट मान लेते हैं हमारा क्या है? टीपीसी। इसी के साथ क्या बाइंड करेगा? कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। हमारा साइटोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आ गया, इस टीपीसी के साथ बाइंड कर गया। जैसे ये कैल्शियम आयन इस टीपीसी के साथ बाइंड करेगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, ये ऐसे स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड हो जाएगा तो इसका होल्ड इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लूज पड़ जाएगा। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इसका होल्ड लूज पड़ जाएगा तो ये क्या करेगा? ऐसे खिसक जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, खिसक जाएगा तो एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन इंटरएक्टिंग साइट एक्सपोज हो जाएंगी। जैसे ही एक्सपोज होंगी भैया इसके पास मौका होगा कि अब मीरोमायोसिन क्या करेगा? मीरोमायोसिन अब इस एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर सकता है। इसी बाइंडिंग को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। कैल्शियम आयन और टीपीसी का आपको मतलब समझ आया कैसे होगा? यहां पे अभी तक हमने मान लेते हैं कि अपन ने क्या किया है, ये लो मैं ऊपर नहीं बना रहा हूं, यहां पे मान लेते हैं भाई हमारा यहां भी क्या था? ट्रोपोनिन था, हमने इसको हटा दिया है और ये साइट क्या हो गई है? अपनी एक्सपोज हो गई है। क्या हो गई है? एक्सपोज हो गई है। अब सर तुरंत आएगा ये मायोसिन का हेड और इसके साथ अटैच हो जाएगा। धीरज रखो बेटा, इतना जल्दबाजी की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है तुरंत। भाई ये एक्टिव हो गया, इसको भी तो एक्टिवेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा सर इसको भी करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा सर? देखो
इसमें जो साइट है मैंने आपको पहले ही बताया है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट है। सार्कोप्लाज्म में एटीपी होगा, ठीक है, एटीपी आएगा यहां पे बाइंड कर जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या हो जाएगा, एटीपी आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है सर, बाइंड कर गया। फिर मैंने आपको बताया था हेड के पास एटीपेस एक्टिविटी थी सर, बिल्कुल थी। एटीपेस एक्टिविटी सी सर, उससे क्या होगा, एटीपेस एक्टिविटी से क्या होगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट आउट हो जाएगा। एटीपी को जब हाइड्रोलाइज करेगा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो इसके हेड के पास आ जाएगी। अब आप समझिए इस हेड ने क्या किया, इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी थी, एटीपी को ब्रेक किया, एनर्जी इससे ले ली, एनर्जी हाइड्रोलाइज कर ली। बेटा आप जानते हैं जिसके पास एनर्जी आ जाती है वो फड़फड़ाने लगता है, क्या करने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। तो ये जो हेड रीजन है अब ये क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके से फड़फड़ाने लगेंगे। अब इस तरीके से फड़फड़ाने लगेंगे, इसके पास अब क्या है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऐसे फड़फड़ाएंगे फड़फड़ाएंगे तो ऐसे फड़फड़ाते फड़फड़ाते एक्टिन बाइंडिंग साइट जाके यहां पे क्या कर जाएगी, आपकी बाइंड कर जाएगी, यहां पे क्या कर जाएगी, आपकी बाइंड कर जाएगी। और इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया है सर, बेटा ये हो गया है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या हो गया, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया है। सर क्या इसके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, बिल्कुल है, डन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है सर, हो गया है। अब क्या होगा सर, अब इस मायोसिन या मीरोमायोसिन के हेड ने एक्टिन फिलामेंट को पकड़ लिया है, अब ये अंदर की तरफ खींचेगा, जोर लगा के ऐसे अंदर की तरफ खींचेगा तो ये एक्टिन फिलामेंट के अंदर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। सर खींचेगा तो बिल्कुल कर जाएगा, ये बेटा एक्टिन फिलामेंट है, यहां पे जेड लाइन से अटैच होता है। अभी मैं वो भी बता रहा हूं, घबराओ मत, है ना, सार्कोमेयर का भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जेड लाइन से अटैच होता है, इस तरफ भी किससे अटैच होता है, जेड लाइन से अटैच होता है। जब इस एक्टिन फिलामेंट को खींचेंगे तो क्या ये जेड लाइन भी अंदर खींचेगी, सर बिल्कुल खींचेगी। इसको उल्टा कर दो अब थोड़ा, यहां से भी सर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करा देंगे अगर, तो इसको भी खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी। तो क्या सर ये भी जेड लाइन पास आएगी, बिल्कुल आएगी। तो सर जब ये जेड लाइन दोनों पास आएगी, थिन फिलामेंट अंदर की तरफ आएगा, यही तो वो करना था अपन को, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब थिन फिलामेंट स्लाइड कर जाएंगे ओवर थिक फिलामेंट, कि जेड लाइन पास आ जाएगी और द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन आप पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड सार्कोमेर। तो क्या सार्कोमेर का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या हम लोग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ही नहीं बात कर रहे थे क्या, बिल्कुल कर रहे थे सर, बिल्कुल कर रहे थे। क्या बेटा आपको यह चीज क्लियर हुई कि कैल्शियम आयन कैसे आया, कैल्शियम आयन कैसा टीपीसी के साथ बाइंड हुआ, टीपीसी के साथ बाइंड हुआ तो कैसे इसका कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और कैसे ये ट्रोपोमायोसिन खिसका, ट्रोपोमायोसिन खिसका तो एक्टिव साइट इसके ऊपर, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन एक्टिव साइट थी वो एक्सपोज हो गई। और जैसे यहां पे ये एक्सपोज हुई, इसने तुरंत क्या किया, एटीपी को बुलाया, भैया एटीपी जल्दी आओ जल्दी आओ। एटीपी आई, इसको बाइंड किया, एटीपी को क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, एनर्जी एक्वायर की, एनर्जी एक्वायर की, ऐसे फड़फड़ाते फड़फड़ाते तुरंत जाके क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, अटैच हो गया और अंदर की तरफ इसको खींच लिया, इस तरफ से इसको अंदर की तरफ
खींच लिया, दोनों को अंदर की तरफ खींच लिया, दोनों जेड लाइन पास आ गई, दोनों जेड लाइन पास आ गई, तो सार्कोमेर हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसको ही क्या बोलते हैं अपन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैं इसी को थोड़ा सा और मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। इसमें बेटा एक ही चीज है, ध्यान से थोड़ा सा देखना है ना। देखो वही चीज है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या मैंने आपको बताया है, कि जो दो जेड डिस्क या जेड लाइन बोलते हैं, इसके बीच के ही डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमेर बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल बताया है। ये लो सर, ये क्या है हमारा, सार्कोमेर। सार्कोमेर के ठीक सेंटर में थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है बीच में। ये लो हमारा यहां से यहां तक ये क्या है, हमारा थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। इसी थिक फिलामेंट को थोड़ा सा इसको साइड में सरका, है ना। अब ठीक है, ये क्या है हमारा, मायोसिन, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। इसके बारे में भी देख लो, थिक फिलामेंट। बेटा इसी को अपन लोग डार्क बैंड भी बोलते हैं। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डार्क बैंड भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट आलस में हम लोग इसको शॉर्टकट के लिए ए बैंड भी लिख देते। लॉजिकल वैलिड रीजन है, इसको हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड क्या क्यों बोलते हैं, बता रहा हूं अभी देख लो। उसके बाद हमारे पास एक है थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट कौन सा था हमारा, ये मायोसिन वाला। थिन फिलामेंट हमारे पास कौन सा है, एक्टिन फिलामेंट वाला। ठीक है, इस थिन फिलामेंट को लाइट बैंड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। आलस में हम लोग इसको आई बैंड भी लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है सर। इतने नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूं। तो देखो अब हमारा जो ए बैंड है, हमारे पास जो ए बैंड है, वो ए बैंड बेसिकली होता क्या है, लेंथ ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। यानी जो मायोसिन फिलामेंट है यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड ए बैंड। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इस ए बैंड में इतने लेंथ में अकेला मायोसिन फिलामेंट तो है नहीं। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या ए बैंड में अकेला मायोसिन फिलामेंट होता है, नहीं होता है सर। मेरी आंखें हैं, क्योंकि हमारी आंखें हैं सर, हम देख पा रहे हैं। ये जो थिन फिलामेंट है ना सर, ये भी है कुछ, ये भी तो है सर, बिल्कुल है। ठीक है, ये भी है सर, बिल्कुल है। इसीलिए ए बैंड में हमारा एक्टिन भी है प्लस मायोसिन भी है। ठीक है सर, है। अब सर लाइट बैंड कौन सा होता है सर, आई बैंड में। बेटा आई बैंड ये होता है, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड आई बैंड। आई बैंड में ध्यान से देखो, ये लो यहां से यहां तक। आई बैंड में ध्यान से देखो, क्या आई बैंड में मायोसिन दिखाई दे रहा है, क्या मायोसिन है क्या, नहीं है सर। आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है,
एक्टिन है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस और क्वेश्चन है। आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, यानी आई बैंड में अकेला क्या है, एक्टिन है, इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसो, आइसो मतलब सेम, सेम मतलब एक ही तरह का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्टिन, इसीलिए इसको आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक, ए आया ना, ए से अलग अलग, ए से क्या है, अलग अलग, यानी अलग अलग फिलामेंट होंगे ए बैंड में। कौन से अलग अलग, एक्टिन भी होगा और मायोसिन भी होगा। क्या होगा, एक्टिन भी होगा, मायोसिन भी होगा, अलग अलग होंगे, इसीलिए इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, इसीलिए ये दोनों ओवरलैप करते हैं ना इतने रीजन में। देखो बेटा, इतने रीजन में ये दोनों ओवरलैप करती, इसीलिए इतना रीजन तो बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देता है। आप एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके दिखाया गया है ना, ये बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देता है ना। हाँ है, मैंने निकाला है डायग्राम, देखो बेटा ये है, ठीक है। देखो ये जो रीजन है ना, ये वाला, मुझे इसको बता ही दूंगा आज आप, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये एक्स्ट्रा डार्क दिखाई देगा। क्या सर सिर्फ इतना डार्क, नहीं, डार्क बैंड हमारा पूरा यहां से यहां तक है, लेकिन ये वाला वो रीजन है जहां थिन और थिक, एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे, यहां भी एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे। मायोसिन, ये ए बैंड का वो पार्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एच जोन। क्या बोलते थे इसको अपन, एच जोन। इसको क्या बोलते थे अपन, एच जोन। याद है आपको, एच जोन बोलते थे। यहां पे क्योंकि दोनों फिलामेंट हमारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ये आपको जेड लाइन दिखाई दे रही है क्या सर, दिखाई दे रही है, ये भी क्या है, जेड लाइन। तो ये हमारा क्या है, सार्कोमेर, ठीक है सर, सार्कोमेर है ना, सार्कोमेर है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और सर ये जो डार्क बैंड हमारा यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ना, ये सर ए बैंड है क्या, बिल्कुल ए बैंड है सर। ए बैंड में ये वाला पार्ट तो बहुत डार्क है, ये वाला पार्ट तो सर बहुत ज्यादा डार्क है। तो ये बेटा वही तो पार्ट है जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है एक साथ। सर बीच वाला हल्का सा थोड़ा सा लाइट है, ये एच जोन है। बीच वाला क्या है जो लाइट है, एच जोन है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या है, कम डार्क है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये जेड डैश या जेड लाइन है ना, इसको दोनों तरफ जो फिलामेंट प्रेजेंट है, दोनों तरफ क्या है, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग लाइट बैंड बोलते। क्या बोलते हैं हम इसको, लाइट बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये लो ये वाला रीजन, ये क्या है हमारा, आई बैंड है ना, आइसोट्रोपिक बैंड, देखो लिखा भी है यहाँ पे आई बैंड। ये क्या है हमारा, ए बैंड, ये लिखा हुआ है। बीच में क्या है, एच जोन। ठीक है, क्लियर। देखो आते अपने मेन टॉपिक पे, है ना। यहां तक मैंने आपको अभी बता दिया था कि किस तरीके से कैल्शियम आयन आया और वो बाइंड किया टीपीसी के साथ, और यहां पे बाइंड करने के बाद हमारी एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई थी। ठीक है, एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई, यहां पे तुरंत एटीपी मायोसिन ने हाइड्रोलाइज किया, एनर्जी आ गई और जाके किसके साथ अटैच हो गया था, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गया था, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हमारा हो गया था। क्या फॉर्मेशन हो गया था, क्रॉस ब्रिज। यहां तक क्लियर है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। तो सर
एटीपी हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या दो कंपोनेंट इसके पास रह गए थे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिखाई दे रहे हैं क्या आपको बेटा? मैं थोड़ा सा और इसको क्या जूम कर दूं, अब दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल सर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर लिया है। अब ये एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेगा। ऐसे मान के चलो आप कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, इसको ये रिलीज करेगा इस तरफ इसको धक्का देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरीबॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा है क्या? गैसेस एग्जॉस्ट करती हैं, वो थ्रस्ट लगाती हैं जमीन के ऊपर और वो प्रोपेल हो जाता है, रॉकेट प्रोपल्शन है ना। स्टीमर वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, वाटर उसको आगे की तरफ पुश करता है। वैसे उसी कॉन्सेप्ट से समझो, ये क्या करता है, मायोसिन हेड एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस तरफ धक्का दे देता है, इस तरफ धक्का दे देता है, तो ये आगे की तरफ पुश करता है अपने आप को। इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा तो इसको ये एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेगा। क्या करेगा? ये अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, तो ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर जाएगा ओवर मायोसिन फिलामेंट। क्लियर है बेटा? पहला स्टेप ठीक है। अब जैसे ही अंदर की तरफ खींचेगा, उसके बाद क्या होगा, सार्कोप्लाज्म में कॉन्टिन्यूअसली एटीपी आ रहा है, दूसरा एटीपी आएगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को तो क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दिया। ठीक है, अभी इसने इसको पकड़ा हुआ है। जैसे ही नया एटीपी आके इसके साथ अटैच होगा, जैसे ही नया एटीपी आके इसके साथ अटैच होगा, तो इसकी जो पकड़ने की कैपेसिटी है ना, एफिनिटी है, वो कम हो जाएगी। मायोसिन का जो हेड है, मीरोमायोसिन का, इसकी जो एफिनिटी है, एक्टिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जैसे ही क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा, तो ये उसके बाद तुरंत क्या करेगा, अगेन एटीपी को, कैपेसिटी उसके अंदर क्या थी भाई, हेड के पास, एटीपी को हाइड्रोलाइज करने की, वापस से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा और वापस से वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो इसके पास फिर से एनर्जी आ जाएगी, फिर से फड़फड़ाएगा, और फिर से ये क्या करेगा भाई, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से फिर से अटैच हो जाएगा, फिर से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को धक्का देगा बाहर की तरफ, और ये एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेगा, है ना। सेम इसी तरीके से इस तरफ भी होगा, सेम प्रोसेस। लेट मी शो यू। हेलो बेटा, ठीक है। यहां से ये क्या है, मायोसिन हेड, ये लो, यहां भी है, ब्लैक कलर से बना दो क्या, ये लो, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, इस एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ धक्का दिया, यहां भी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, इसको भी अंदर की तरफ धक्का दिया, तो ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये अंदर की तरफ आएगा तो ये जेड लाइन, जेड डिस्क भी अंदर की तरफ आ जाएगी। देख पा रहे हैं क्या आप, अंदर की तरफ आ गई कि नहीं आ गई, ये कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन, ये है जिसमें एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ आ गया है।
कॉन्ट्रैक्शन के केस में बेटा फिलामेंट की लेंथ कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फिलामेंट की लेंथ डिस्टर्ब नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड कर जाते हैं। मायोसिन फिलामेंट की जो लेंथ थी, ए बैंड था, वो अपनी लेंथ को रिटेन करेगा। क्लियर? सिर्फ एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड करता है। दिस इज द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है ना बेटा कई बार, तो ये एक्टिन फिलामेंट है ना, ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। यानी उस केस में जो ये बीच में गैप था ना, एच जोन जिसको अपन बोलते हो, एच जोन डिसअपियर भी हो जाता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन डिक्रीज होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया जाए तो ये डिसअपियर भी हो जाता है। क्लियर है क्या? ये हमारा बैंड था, वो क्या था? आई बैंड था। क्या आई बैंड की लेंथ डिक्रीज होगी? क्या आई बैंड शॉर्ट होगा? क्या बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सर ये वाला रीजन थोड़ा सा कम हो रहा है। ये देखो सर, आई बैंड कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। सर ए बैंड कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सर एच जोन कम होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्लियर? ठीक है। यस, आपके एनसीईआरटी में एक और डायग्राम जो दिया हुआ है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का, वो भी आप ध्यान से देख लेना। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। ये ठीक है। हालांकि उसमें डायग्राम थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। क्या यहां पे आप देख पा रहे हैं एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ गए हैं। इस केस में एच जोन डिसअपियर हो गया कि नहीं हो गया है ना। कॉन्ट्रैक्शन का केस ये है, यहां पे एच जोन डिक्रीज हुआ है, लेकिन है रिलैक्स कंडीशन में क्या है? एच जोन ये है, एच जोन डिक्रीज हुआ है। एच जोन डिसअपियर कब होगा? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के केस में। क्लियर? सार्कोमेर, व्हाट इज सार्कोमेर? डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर। दो जिगजैग लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सार्कोमेर। क्या होता है इसमें? 1 ए बैंड होता है। ठीक है। ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड आई बैंड, दिस रीजन इज कॉल्ड आई बैंड। दो जेड लाइन के बीच में क्या है हमारा? सार्कोमेर है। सार्कोमेर में देखना, यहां से यहां तक तो हमारा क्या है? ए बैंड है। ये बिल्कुल सर ये ए बैंड है। सर ये आई बैंड है, बिल्कुल ये आई, लेकिन क्या पूरा आई बैंड पार्ट है क्या सार्कोमेर का? नहीं भाई, सिर्फ इतना ही तो पार्ट है। आई बैंड क्या है? पूरा यहां से यहां तक, बीच में से जिगजैग लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो आधा आई बैंड इस तरफ आया, आधा आई बैंड बेटा या ये आया इस तरफ। तो सार्कोमेर जो बोला जाता है ना, सार्कोमेर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। ये हमने डिस्कस किया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, किस तरीके से एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर मायोसिन
फिलामेंट। ठीक है, क्लियर। आप सिंपल सी बात देखो ना, ये है हमारा, मान लेते हैं क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये हमारे पास मायोसिन का हेड है। जैसे ही दोनों एक्टिवेट हो गए, मायोसिन का हेड क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। ठीक है, पकड़ लेगा। अब यहां से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेगा, वो धक्का देगा इस तरफ, तो ये आगे की तरफ खींचेगा। धक्का दिया, ये लो इसने आगे की तरफ स्ट्रोक लगाया, इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। आगे की तरफ स्ट्रोक लगाया, फिर आगे पकड़ लेगा, फिर आगे की तरफ स्ट्रोक, आगे पकड़ लेगा, फिर आगे की तरफ आगे, फिर आगे की तरफ आगे। इस तरीके से ये फिलामेंट स्लाइड करेगा। सेम इस तरफ भी होता है, इस तरीके से सेम प्रोसेस। तो ये फिलामेंट इस तरफ स्लाइड करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, ठीक है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, अगर आप चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। लो जी, अभी दिखा देता हूं। लो, क्या बेटा यही डायग्राम है आपके पास, एनसीईआरटी में फिगर है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। यहां पे क्या हमें मायोसिन फिलामेंट देख सकते हैं क्या बेटा, दोनों क्या हो गई हैं, यहां पे मायोसिन हेड भी क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। उसने एटीपी को हाइड्रोलाइज कर दिया है, उसके पास एनर्जी आ गई है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट भी, जिसकी एक्टिव साइट एक्सपोज्ड है, एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट एक्सपोज है, पास एनर्जी आ गई है, बाइंड कर गया है, बाइंड कर गया है ना। तो क्या हो गया है, इसका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज में क्या है, एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट ने इस तरफ फेंका है। हम लोग समझने के लिए भैया इसको इस तरफ फेंकते हैं। ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस तरफ फेंका, इस तरफ फेंका तो थ्रस्ट लगा इस तरफ, और इस तरफ ये मायोसिन एक्टिन फिलामेंट इस तरफ स्लाइड हो गया। जैसे ये स्लाइड हुआ, जैसे ही इसने क्या किया, इन दोनों को अलग किया। अब अगेन सार्कोप्लाज्म में से एटीपी आएगा और एटीपी बाइंड कर जाएगा हमारे इसी मायोसिन हेड के ऊपर। ये आया भैया एटीपी मायोसिन हेड के ऊपर, जैसे ही बाइंड किया, इसकी एफिनिटी लूज होगी, इसकी एफिनिटी एक्टिन के साथ वीक पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी, और ये क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा भैया, हमारा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये एटीपी के हाइड्रोलाइसिस फिर से होगा, सेम फिनोमेना रिपीट होगा, और अगेन हमारा एटीपी ब्रेक होके क्या बनाएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमारा। ठीक है, वापस से एनर्जी आएगी और वापस से इसके साथ अटैच होगा, यानी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन फिर से होगा, और सेम ही प्रोसेस फिर से रिपीट होने लगेगा। हाँ या ना, यस और नो, इज दैट क्लियर? यस। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। डन। मेरे पास कुछ 2-4 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बताओ इसको फटा। देखो बेटा क्वेश्चन, which of the following ions is responsible for unmasking of active binding site on actin for the formation of cross bridge during muscle contraction? कौन सा आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था? टीपीसी के साथ एक आयन बताया था मैंने आएगा और टीपीसी के साथ बाइंड करेगा, टीपीसी के साथ बाइंड करेगा। सी फॉर कैल्शियम। ठीक है बेटा, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर कैल्शियम आयन
कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आपने एक और आयन बताया था बेटा, इसके बाद आएगा उसका नंबर अगर पूछा जाए, है ना। कौन सा आयन था? मैग्नीशियम आयन, है ना। अनमास्किंग कहा है उसने, है ना, पॉलीमराइजेशन की बात नहीं की है। अनमास्किंग मतलब कैल्शियम। स्लाइडिंग थ्योरी स्टेट दैट, व्हाट डज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। क्या किसी की लेंथ चेंज होती है फिलामेंट की? नहीं चेंज होती। ऑप्शन देख लो, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास्ट ईच। स्लाइड पास्ट तो ठीक है, शॉर्टन तो नहीं होती है भैया, फिलामेंट की लेंथ तो सेम ही रहती है। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर, शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट अक्कर। बिल्कुल गलत है सर, शॉर्टनिंग कभी नहीं होती है। हाँ, एच जोन डिक्रीज होगा, हाँ आई बैंड डिक्रीज होगा, ए बैंड तो बिल्कुल नहीं होगा डिक्रीज। लेकिन फिलामेंट की बात करें, फिलामेंट तो कोई शॉर्ट नहीं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर, शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट है, शॉर्टनिंग बिल्कुल नहीं होगी भाई, फिलामेंट तो एक भी शॉर्टन नहीं होगा। लास्ट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। क्या कर रहा है भैया? एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक है सर, दे ओनली slide over each other, their length do not change. Correct. Next, which of the following is the correct for muscular contraction? कौन सा करेक्ट है? शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट गलत, शॉर्टनिंग ऑफ ए एच एंड आई बैंड भाई ठीक है। एच जोन की बात करें तो वहां ठीक है शॉर्ट होता है, लेकिन आई बैंड नहीं शॉर्ट होता है, ना ही ए बैंड, सॉरी आई बैंड भी शॉर्ट होता है ना। आइसोट्रोपिक बैंड भी क्या होती है, उसकी लेंथ भी कम होती है, लेकिन ए बैंड की लेंथ कम नहीं होती है। किसकी लेंथ कम नहीं होती हमारी? ए बैंड की। इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो चेंज इन ए बैंड, ये तो सर ठीक लग रहा है। सार्कोमेर डू नॉट शॉर्टन, कैसी बात कर रहे हैं? सार्कोमेर शॉर्टन नहीं होगा तो भाई कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? यस और नो? ठीक है, हाँ। सार्कोमेर तो शॉर्टन होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना। Which of the following shows ATPase activity due to muscle contraction during? ATPase activity सर हेड के पास थी, मायोसिन हेड के पास थी। चलो, मायोसिन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, AF हक्सले, HE हक्सले, है ना। ये हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कब दिया गया था इसको? 1954 में। कब दिया गया था इसको? 1954 में दिया गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत क्या है इसमें, है ना। ये बैंड वाइज अगर अपन बात करें थोड़ा सा, है ना, और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक और चीज, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। होता क्या क्या है? ए बैंड रिमेन सेम, देखो कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये है हमारा क्या? ए बैंड रिमेन सेम, ठीक है। ये हमारा आई बैंड है, आई बैंड क्या होगा? शॉर्टन, आई बैंड शॉर्टन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के केस में ये जो हमारा एच जोन है, एच जोन भी कम होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिमेन्स सेम, लेंथ ऑफ एक्टिन एंड
मायोसिन फिलामेंट डू नॉट चेंज। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। फटाफट हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, कुछ मसल फाइबर, ऐसी मसल फाइबर जिसमें नॉर्मली मसल फाइबर में क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन। एक क्या होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इट इज O2 स्टोरिंग पिगमेंट, ठीक है बेटा। रेड कलर्ड होती है, कैसी होती है, रेड कलर होती है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट है, ये बहुत ज्यादा होता है। ये कैसा होता है, मायोग्लोबिन मैक्सिमम ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो मसल होती हैं वो रेड अपीयर होती हैं, इसीलिए इसको रेड फाइबर्स भी बोल दिया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा और इसके अंदर O2 भी स्टोर्ड है, इसीलिए एटीपी प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा। एटीपी प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, O2 भी है, इसीलिए ये एरोबिक रेस्पायरेशन करती हैं, ठीक है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, लेस होंगे। एट द सेम टाइम ऐसी मसल जिसमें ये मायोग्लोबिन लेस होगा, भाई मायोग्लोबिन क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए इनका कलर रहेगा वो पेल रहेगा या फिर ये व्हाइटिश अपीयरेंस होंगे इनकी। जिसमें मायोग्लोबिन क्या है, लेस है, अभी तो व्हाइट है। मायोग्लोबिन लेस है, मायोग्लोबिन क्या था, O2 स्टोरिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन स्टोर करके रखता था, तो ऑक्सीजन स्टोर नहीं होगी भैया, ऑक्सीजन स्टोर नहीं होगी तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा क्या, नहीं करेगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन है नहीं, एरोबिक रेस्पायरेशन हो नहीं पाना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी कोई काम नहीं है, इसीलिए इनके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस होंगे या कहीं नहीं हो। लेकिन इनके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विल बी मोर इन नंबर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है क्लियर। इनको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइटिश कलर की होती, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट मसल फाइबर्स, क्लियर, ठीक है डन। हमने कॉन्ट्रैक्शन की तो बात कर लिया है,
कॉन्ट्रैक्शन की तो बात कर लिया है, लेकिन सर आपने रिलैक्सेशन के बारे में तो बताया नहीं। बेटा रिलैक्सेशन में क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा था हमारा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अगर रिटर्न हो जाएगा कहां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर ने एनसीईआरटी वर्ड लिखती है, अगर रिटर्न हो जाएगा तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैल्शियम आयन डेफिशिएंट हो जाएगा तो जो कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन के ऊपर, टीपी सी के ऊपर जो कैल्शियम आयन आके बाइंड करता था वो बाइंड नहीं करेगा। ये बाइंड नहीं करेगा तो वापस से ये अपना ठीक ठाक कन्फर्मेशन में आएगा, ठीक ठाक कन्फर्मेशन में आ जाएगा तो ये ट्रोपोमायोसिन को वापस से एक्टिन के मायोसिन एक्टिव साइट के ऊपर वापस से चिपका देगा, यानी जो एक्टिव साइट थी, एक्सपोज्ड साइट थी, उसको कवर कर देगा। एक्टिव साइट को क्या कर देगा, कवर कर देगा। एक्टिव साइट कवर हो गई तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मसल अपने आप ही क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, अपने आप ही क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। एट द टाइम ऑफ डेथ, बेटा एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, अच्छा क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन क्यों होता था, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन क्यों होता था ये बताओ मुझे। सर इसीलिए होता था क्योंकि वापस से एटीपी आती थी और उसके साथ अटैच हो जाती थी, इसीलिए एफिनिटी लूज कर देता था मायोसिन हेड अपना। बिल्कुल ठीक बात है। एट द टाइम ऑफ डेथ क्या हमारी बॉडी की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फ्रीज हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। क्या कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। तो जो एटीपी का बार बार रीजनरेशन हो रहा था हमारी बॉडी में वो अब नहीं होगा। सर रीजनरेशन कैसे होता है ये भी देख लो बेटा, यही देख लो, बचे ना कुछ, सब कुछ देख लो। देखो बेटा हमारे साइटोसोल में, सार्कोप्लाज्म में एक और कंपोनेंट कंपाउंड होता है फॉस्फो क्रेटिनिन। क्या होता है, फॉस्फोक्रेटिनिन। जैसे ही मसल ने क्या हुआ था, यहां पे एटीपी हाइड्रोलाइज किया, क्रॉस ब्रिज ने इसको आगे की तरफ अपना धक्का दिया और रिलीज क्या कर दिया था हमारा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एडीपी वापस से आएगा और इसके टच में आ जाएगा, किसके टच में, किसके टच में आ जाएगा, फॉस्फोक्रेटिनिन के। एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। अब यहां पे बेटा आप देख पा रहे होंगे ये जो वर्ड है ना फॉस्फो, ये वाला फॉस्फेट ब्रेक होके इस एडीपी के साथ बाइंड करेगा तो एडीपी प्लस एक और फॉस्फेट क्या बनाएगा, एटीपी। इस तरीके से एटीपी रीजनरेशन होगा और बार बार एटीपी यहां पे आएगा। एट द टाइम ऑफ डेथ ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो एटीपी आएगा नहीं। एटीपी आएगा नहीं तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा क्या, सर क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं होगा। क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं होगा तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में ही ये मसल बनी रहेगी। यस सर, यस और नो, यस सर, बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिगर मॉर्टिस, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन after death. Permanent contraction of muscle is called rigor mortis. Yes or no? Yes. ये जो बेटा है फॉस्फो के बाद ये क्रेटिनिन है ना,
ये आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन चैप्टर में। ये क्रेटिनिन हमारा एक्सक्रीशन तो के थ्रू, एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। डन 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 बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत? नो सर। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट mechanism of muscle contraction. This is all about mechanism of muscle contraction. I hope आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। डन। फिर मुलाकात होगी, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगी। So that's all for today guys. Thank you so much. Have a very good day ahead.